जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जो आज से लगभग 3,500 साल पहले वजूद में था। हम्म। एक ऐसा समाज जहां राजनीतिक सभाओं में महिलाओं की आवाज को न सिर्फ सुना जाता था बल्कि उसे अहमियत भी दी जाती थी। जहां वेदों के जटिल और गूढ़ मंत्रों की रचना करने वाली विदुषी महिलाएं मौजूद थीं। और वो भी ऐसे दौर में जिसे हम बहुत प्राचीन मानते हैं। बिल्कुल। और एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी इंसान का रुतबा या उसकी पहचान इस बात से तय नहीं होती थी कि वो किस घर में पैदा हुआ है। मतलब जन्म के आधार पर कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ, बल्कि इस बात से तय होती थी कि वो काम क्या करता है। और सबसे दिलचस्प बात तो मुझे ये लगी कि जहां किसी की अमीरी का पैमाना जमीन या सोने के भंडार नहीं बल्कि इस बात से नापा जाता था कि उसके पास कितनी गायें हैं। गाय, जी बिल्कुल। सुनने में ये किसी एकदम अलग ही दुनिया की या किसी बेहद आधुनिक ख्याली समाज की कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये हमारे ही इतिहास का एक बेहद अहम और शानदार पन्ना है। ये बात वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि जब भी हम प्राचीन इतिहास या पुराने दौर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर पाबंदियों और एक बंद समाज की तस्वीर उभरती है। रूढ़िवादी परंपराओं की तस्वीर। एकदम सही। लेकिन जब हम इस विशिष्ट कालखंड के पन्नों को पलटते हैं तो वो पूरी की पूरी तस्वीर ही उलट जाती है। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि जिसे हम आज आधुनिकता कहते हैं उसके बीज तो हजारों साल पहले ही बोए जा चुके थे। बिल्कुल। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव में हम इसी अद्भुत कालखंड के सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा फोकस मुख्य रूप से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय पर रहेगा, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हम उस शुरुआती दौर पर देंगे जिसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय। इस चर्चा के लिए हमने प्राचीन इतिहास के उन प्रामाणिक दस्तावेजों और अपने नोट्स को खंगाला है जो उस दौर के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का एक जीता जागता खाका खींचते हैं। और हमारा मकसद यहाँ महज तारीख है या कुछ राजाओं के नाम रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझना चाहते हैं कि उस दौर के लोगों की सोच कैसी थी, वे दुनिया को किस नजरिए से देखते थे, और उनके रहन सहन में ऐसी क्या बातें थीं जो आज के इंसान को भी हैरान कर सकती हैं। ये अप्रोच बहुत जरूरी है। इतिहास सिर्फ ये याद रखने का विषय नहीं है कि क्या हुआ था। बिल्कुल नहीं, बल्कि यह समझने का विज्ञान है कि वो क्यों हुआ था। जी, और उसने इंसानी सभ्यता को कैसे आकार दिया। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो इसके जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो हमें एक ऐसे समाज से मिलाते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा था, जो प्रकृति के साथ एक गहरा तालमेल बनाकर जी रहा था। तो चलिए इस कहानी के सबसे बुनियादी शब्द से ही शुरुआत करते हैं, आर्य। अक्सर जब लोग इस शब्द को सुनते हैं तो उसे किसी खास नस्ल या रेस से जोड़कर देखने लगते हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन हमारे स्रोतों को देखकर पता चलता है कि यह धारणा पूरी तरह से गलत है। भाषाई और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आर्य कोई नस्ल या जेनेटिक समूह नहीं है। इस शब्द का असली अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, स्वतंत्र या कुलीन। मतलब ये एक बिहेवियर या कल्चर की बात हो रही है। बिल्कुल। यह एक ऐसे समूह को दर्शाता है जो एक खास तरह की भाषा बोलता था और खुद को अपनी संस्कृति, अपने आचरण और अपने मूल्यों में श्रेष्ठ मानता था। तो सवाल ये उठता है कि अगर वे एक सांस्कृतिक समूह थे तो वो आए कहाँ से थे? क्या वे हमेशा से यहीं भारतीय उपमहाद्वीप में थे या कहीं और से सफर करके आए थे? इस पर विद्वानों के बीच लंबी बहसें रही हैं, लेकिन जो सबसे ठोस ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिलते हैं वे एक लंबी यात्रा की कहानी कहते हैं। मैंने पढ़ा था कि कुछ बाहरी अभिलेख भी हैं जो इसकी तस्दीक करते हैं। जी, अगर हम ईरान की प्राचीन और पवित्र पुस्तक जिंदावस्ता का अध्ययन करें या एशिया माइनर में मिले बोगाज़कोई अभिलेख को देखें, बोगाज़कोई अभिलेख, हाँ, तो बहुत सी कड़ियां जुड़ जाती हैं। इन साक्ष्यों से ये काफी हद तक स्पष्ट होता है कि आर्यों का एक बड़ा समूह मध्य एशिया या यूरेशियाई स्टेपीज से चला था। अच्छा। और ईरान के रास्ते होते हुए उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कदम रखा। और ये कोई एक दिन या एक साल का सफर नहीं था। जाहिर है इसमें कई पीढ़ियां गुजर गई होंगी। बिल्कुल। ये तो किसी महाकाव्य की तरह लगता है, पीढ़ियों तक चलने वाला सफर। और जब वे आखिरकार भारत पहुंचे तो उन्होंने जिस इलाके को अपना घर बनाया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है ना जी। ऋग्वेद में से ब्रह्मावर्त भी कहा गया है, 7 नदियों की भूमि। 7 नदियां,
मानव सभ्यता के विकास का एक सीधा सा नियम रहा है, जहां मीठा पानी है वहीं जीवन पनपेगा। एकदम सही। आर्यों के लिए भी ये 7 नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, ये उनका पूरा ब्रह्मांड थीं। इन नदियों में सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास और सबसे अहम सरस्वती नदी शामिल थी। अगर हम उस दौर की मानसिकता को समझें तो उनके लिए सरस्वती महज एक नदी नहीं थी। ऋग्वेद में उसे नदीतमा कहा गया है। नदीतमा, इसका मतलब नदियों में सबसे श्रेष्ठ। एकदम सही, नदियों की माँ या सबसे उत्तम नदी। ये दिखाता है कि वे अपने भूगोल और अपने प्रकृति के साथ कितने गहरे, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़े हुए थे। बिल्कुल। यहां तक कि उन्होंने हिमालय की एक खास चोटी का भी जिक्र किया है, जिसे वे मुजवंत कहते थे। मुजवंत। हाँ, जहां से उन्हें एक खास तरह की जड़ी बूटी मिला करती थी। यहाँ पर एक चीज जो मुझे पढ़ते हुए बहुत दिलचस्प लगी, वो ये कि आज हम इन नदियों को जिन नामों से जानते हैं, प्राचीन काल में उनके नाम बिल्कुल अलग हुआ करते थे। भाषा का विकास कैसे होता है, ये उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हजारों सालों के सफर में जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे जगहों के नाम भी अपनी शक्ल बदलते जाते हैं। मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं जो मैंने नोट्स में देखे थे, जैसे आज जिसे हम काबुल नदी कहते हैं, उसे वे कुभा कहते थे। जी। और झेलम को शायद कुछ और कहा जाता था। झेलम को उस समय वितस्था कहा जाता था। इसी तरह चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी था। अस्किनी। और रावी नदी को परुषिणी पुकारा जाता था। परुषिणी, ये नाम बहुत बार इतिहास में आता है। बिल्कुल। व्यास नदी का नाम विपाशा था और आज की गंडक नदी को उस समय सदानीरा कहा जाता था। सदानीरा। हाँ, सदानीरा का मतलब है वह नदी जिसमें हमेशा नीर यानी पानी भरा रहे। सदानीरा। कितना काव्यात्मक नाम है। खैर, इन नदियों के किनारे बसने वाले समाज की तरफ लौटते हैं। जब हम समाज की बात करते हैं तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि प्राचीन काल में महिलाओं के लिए बहुत बंदिशें रही होंगी। ये एक स्टीरियोटाइप है। हाँ, पितृसत्तात्मक समाज का मतलब ही ये निकाला जाता है कि पुरुषों का राज और महिलाओं का दबना। लेकिन ऋग्वैदिक काल के तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हैं। यहाँ हमें पितृसत्ता के उस प्राचीन स्वरूप को समझना होगा जो आज की पितृसत्ता से काफी अलग था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ऋग्वैदिक समाज मुख्य रूप से एक ग्रामीण और कबीलाई समाज था। वे बड़े बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। उनकी सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी। हाँ, और परिवार पितृसत्तात्मक ही था। घर के सबसे बुजुर्ग पुरुष को मुखिया माना जाता था, जिसे कुलप कहते थे। निर्णय लेने में उसकी अहम भूमिका होती थी। लेकिन यहाँ मेरे लिए जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट था वो ये कि मुखिया पुरुष होने के बावजूद महिलाओं को समाज में जो आज़ादी हासिल थी वो आज के कई तथाकथित आधुनिक समाजों में भी देखने को नहीं मिलती। यही इस समाज की सबसे बड़ी खूबी थी। वहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा और पूरा सम्मान दिया जाता था। मैंने पढ़ा कि बाल विवाह का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम बाल विवाह या सती प्रथा जैसी जिन कुप्रथाओं के बारे में इतिहास में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल में उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। ये तो बहुत ही प्रगतिशील बात है। जरा सोचिए, उस दौर में अगर किसी महिला के पति के दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती थी तो उसे एक सामान्य जीवन जीने का पूरा हक था। मतलब विधवा पुनर्विवाह को मान्यता थी? जी, समाज में पूरी मान्यता प्राप्त थी। और शिक्षा के मामले में तो वे बहुत ही आगे थे। महिलाओं को सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं रखा जाता था, उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था। एकदम। जब मैं अपाला, सिक्ता, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा जैसी महिलाओं के नाम पढ़ रहा था जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं यानी मंत्रों की रचना की है, तो मैं सच में हैरान रह गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। वेदों को उस समाज का सबसे पवित्र और सर्वोच्च ज्ञान माना जाता था। हाँ, और उस सर्वोच्च ज्ञान की रचना में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी होना ये साबित करता है कि बौद्धिक स्तर पर उन्हें पुरुषों के बिल्कुल बराबर खड़ा किया गया था। इसके अलावा शादियों से जुड़ी उनकी जो परंपराएं थीं, वो भी मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मुझे लगा था कि उस समय भी दहेज जैसी कोई चीज होती होगी। लेकिन क्या वाकई उस समय दहेज प्रथा नहीं थी? दहेज प्रथा जैसी कोई सौदेबाजी उस समाज में नहीं थी। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था, कोई व्यापार नहीं। तो फिर लेन देन एकदम नहीं होता था? देखिए, ये जरूर था कि जब कन्या की विदाई होती थी तो परिवार वाले उसे अपनी खुशी और स्वेच्छा से
कुछ उपहार या जरूरत की चीजें देते थे। एक तरह से नई शुरुआत के लिए सपोर्ट। जी, इस स्वेच्छा से दिए गए उपहार को वहतू कहा जाता था। लेकिन ये आज के दहेज की तरह कोई मांग या शर्त नहीं होती थी। और जो महिलाएं शादी नहीं करना चाहती थीं, मैंने पढ़ा कि उनके लिए भी एक विशेष शब्द था। जी, जो कन्याएं अपनी मर्जी से जीवन भर विवाह नहीं करने का फैसला करती थीं, उन्हें अमाजू कहा जाता था। अमाजू? हाँ, ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। आज के जमाने में भी अगर कोई लड़की 30 की उम्र तक शादी ना करे तो समाज उस पर कितना दबाव बनाता है। बिल्कुल, बहुत तरह के ताने सुनने पड़ते। लेकिन 3,500 साल पहले एक महिला के पास ये चुनने की पूरी आजादी और एजेंसी थी कि उसे शादी करनी है या नहीं। और समाज उस फैसले का सम्मान करते हुए उसे एक पहचान देता था, अम्माजू। ये सच में कमाल है। और उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा था? क्या वे बहुत सादा जीवन जीते थे या उन्हें भी आज की तरह सजने संवरने का शौक था? वे बहुत ही जीवंत और उत्सव प्रेमी लोग थे। ऐसा नहीं था कि वे बस तपस्या में लीन रहते थे। तो खान पान कैसा था उनका? खान पान की बात करें तो सोम उनका एक बहुत ही विशेष पेय था। सोमरस। जी, जो मुंजवान पर्वत से लाई गई वनस्पतियों से बनता था। इसे खास मौकों और धार्मिक आयोजनों पर बहुत चाव से पिया जाता था। इसके अलावा दूध, दही, घी और जौ से बने व्यंजनों का उनके भोजन में बड़ा महत्व था। जौ यानी बार्ली। हाँ, और कपड़ों का जो स्टाइल था वो भी काफी व्यवस्थित था, है ना? बिल्कुल, वे कपास और ऊन के कपड़े पहनते थे और उनके परिधानों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता था। अच्छा, 3 हिस्से कौन से? शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो वस्त्र पहना जाता था उसे वास कहते थे। वास। कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े को अधिवास कहा जाता था। ठीक है। और सिर पर जो पगड़ी या साफा बांधा जाता था उसे उष्णीय कहते थे। उष्णीय। हाँ। और अंदर के कपड़ों के लिए भी कोई शब्द था क्या? हाँ, अंदर पहने जाने वाले कपड़ों के लिए नीवी शब्द का इस्तेमाल होता था। नीवी। और हाँ, आभूषणों का शौक सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी बराबर था। वे सोने, चांदी और तांबे के गहने पहनते थे। तो ये तो एक बहुत ही खुशहाल और आजाद समाज की तस्वीर नजर आती है। एकदम। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर वो समाज इतना स्वतंत्र था, सब बराबर थे, तो फिर ये जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हो गई? ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये ऊंच नीच उसी दौर में शुरू हुई थी? ये इतिहास के सबसे अहम सवालों में से एक है और इसका जवाब हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 10वें मंडल में दार्शनिक विचार पेश किया गया कि ब्राह्मण उस परम पुरुष यानी सृष्टिकर्ता के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से। तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज में ऊंच नीच की शुरुआत यहीं से हो गई थी? यहीं पर सबसे बड़ा कैच है। कैच? इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये जन्म के आधार पर बिल्कुल नहीं थी। मतलब आप किस घर में पैदा हुए हैं उससे आपका वर्ण तय नहीं होता था? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से कर्म यानी व्यक्ति के पेशे और उसके काम के आधार पर तय होती थी। थोड़ा इसे और आसान भाषा में समझाएं। क्या ऐसा हो सकता था कि एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण के हों? 100% ऐसा हो सकता था। अरे वाह! मान लीजिए एक पिता है जो खेती या व्यापार करता है, तो वो वैश्य कहलाएगा। ठीक है। उसका एक बेटा जो ज्ञान अर्जित करके शिक्षा देने का काम चुनता है, वो ब्राह्मण हो गया। दूसरा बेटा कबीले की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरता है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और अगर घर का कोई सदस्य दूसरों की सेवा का कार्य चुनता है, तो वो शूद्र माना जाएगा। यानी ये कोई ऊंच नीच की सीढ़ी नहीं थी, बल्कि समाज के कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया एक व्यवहारिक बंटवारा था। बिल्कुल। आपकी काबिलियत और आपका काम आपका वर्ण तय करता था, न कि वो घर जहां आपने जन्म लिया है। ये तो बहुत ही तार्किक और प्रगतिशील व्यवस्था थी। ऋग्वेद की बात हो ही रही है, तो मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इसके अलग अलग मंडलों में बहुत सी ऐसी चीजें दर्ज हैं जिन्हें हम आज भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत सी चीजें हैं। जैसे गायत्री मंत्र। जी हाँ, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसका जो तीसरा मंडल है, उसी में मशहूर गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो सूर्य देवता यानी सवित्र को समर्पित है। सवित्र को। और सोम का जिक्र कहाँ है? 9वें मंडल में सोम देवता की बहुत विस्तार से स्तुति की गई है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात जो शायद कम लोग जानते हैं, वो ये है कि हम जो प्रार्थना अक्सर स्कूलों में गाते हैं ना, अस्तो मा सद्गमया। हाँ,
अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। जी, जिसका अर्थ है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, वो भी ऋग्वेद से ही ली गई है। और क्या हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी ऋग्वेद का ही हिस्सा है? नहीं, ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। सत्यमेव जयते ऋग्वेद से नहीं बल्कि मुंडकोपनिषद नाम के एक और प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, जी जो कि बात के दौर का है। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई उनके समाज और ज्ञान की बात। अब जरा उनके बटुए पर नजर डालते हैं। बटुए पर? मेरा मतलब है उनकी अर्थव्यवस्था। अच्छा, हाँ। अगर वे एक जगह टिककर नहीं रहते थे और कबीलों में घूमते रहते थे, तो उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? क्या उनके पास बड़े बड़े खेत या जमीनें होती थीं? उनकी अर्थव्यवस्था का आधार जमीन नहीं बल्कि जीव जंतु थे। जानवर। जी, चूंकि आर्य शुरुआत में घुमंतु या यायावर थे, इसलिए जमीन पर कब्जा करके खेती करने से ज्यादा उनके लिए पशुपालन अहम था। उनके लिए असली दौलत जमीन या सोना नहीं बल्कि पशुधन था। उस समय संपत्ति या धन को रई कहा जाता था। रई? जी। तो मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतने बड़ा अरबपति? हाँ, कह सकते हैं। गायें उस दौर का रियल एस्टेट या स्टॉक पोर्टफोलियो हुआ करती थीं। आप इसे बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं। गायों का महत्व इतना ज्यादा था कि उस समय ज्यादातर युद्ध जमीन के कब्जे के लिए नहीं बल्कि गायों को हासिल करने के लिए लड़े जाते थे। गायों के लिए युद्ध? हाँ, ऋग्वेद में युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है गवेषणा। गवेषणा का शाब्दिक अर्थ ही होता है गायों की खोज। गवेषणा? हाँ, मतलब गायों की खोज ही युद्ध बन गया? बिल्कुल। गाय को समाज में इतना पवित्र और मूल्यवान माना गया कि उसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया। अघन्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वह जिसे मारा न जा सके। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाली बात है कि एक पूरी अर्थव्यवस्था जानवरों पर टिकी थी। गाय के अलावा और भी जानवर रहे होंगे? बिल्कुल। बकरियां पाली जाती थी जिन्हें अजा कहा जाता था। अजा? और भेड़ों को अवी कहा जाता था। और घोड़े? क्योंकि वे सफर करते थे? जी, चूंकि वे युद्ध करते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से जाना होता था, इसलिए घोड़ों का भी उनके जीवन में बहुत गहरा महत्व था। और व्यापार कैसे होता था? क्या वो सिक्कों का इस्तेमाल करते थे या सामान के बदले सामान का लेन देन होता था? व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर चलता था। मतलब आप मुझे एक बोरी अनाज दें, मैं आपको उसके बदले कपड़े दे दूंगा? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हुई, विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क और शतमान का भी जिक्र मिलता है। निष्क और शतमान, ये सिक्के थे? ये मूल रूप से सोने या चांदी के आभूषण या धातु के टुकड़े होते थे, जिनका इस्तेमाल एक तरह की करेंसी के रूप में होने लगा था। क्या उस दौर में भी बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन होते थे? जी, व्यापार करने वालों को उस समय पणी कहा जाता था। पणी? और वो लोग जो ब्याज पर पैसा देते हैं, जो लोग ऋण या उधार देते थे और बदले में बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते थे, हाँ, उन्हें बेकनाट कहा जाता था। बेकनाट यानी सूदखोर उस समाज में भी मौजूद थे। हाँ, इंसान की फितरत तो वही रहती है ना। तो अगर ये सारा व्यापार और लेन देन हो रहा था और लोग गायों के लिए आपस में लड़ रहे थे, तो इन झगड़ों को सुलझाता कौन था? ये प्रशासन की बात है। क्या उन्होंने पुलिस या अदालतों जैसी कोई राजनीतिक व्यवस्था बना रखी थी, या कोई राजा होता था जो अपनी मर्जी चलाता था? ये उनके समाज का एक और बेहद दिलचस्प पहलू है। उनका राजनीतिक सिस्टम ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ काम करता था। बॉटम अप अप्रोच। बिल्कुल, ये कोई तानाशाही नहीं थी। जैसा कि हमने पहले बात की, सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। हाँ, जिसके मुखिया कुल्प थे। जी, कई परिवारों को मिलाकर एक ग्राम या गांव बनता था, जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी? तो ये आज के सरपंच जैसा कुछ हो गया? एकदम सरपंच जैसा। फिर कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे, जिसके प्रधान को विशपति कहते थे। विशपति? और अनेक विशों का समूह मिलकर जन कहलाता था। इस जन के जो मुखिया होते थे, उन्हें राजा या जनपति कहा जाता था। लेकिन क्या ये राजा किसी आधुनिक राजतंत्र के राजा की तरह तानाशाह होता था? मतलब क्या राजा का बेटा ही राजा बनता था? नहीं, ऋग्वैदिक काल का राजा कोई पैतृक शासक या तानाशाह नहीं था। वो महज एक कबीलाई सरदार होता था। अच्छा, तो फिर वो फैसले कैसे लेता था? राजा को चुनने, उसे सलाह देने और उस पर नियंत्रण रखने के लिए बाकायदा लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद थीं। जी। इनमें सभा और समिति सबसे अहम थीं। ये संस्थाएं कैसे काम करती थीं? समिति आम लोगों की एक बड़ी जनसभा होती थी।
इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था और यही समिति मिलकर अपने राजा का चुनाव करती थी। आम लोग राजा चुनते थे। और सभा क्या थे? वहीं सभा जो थी वो समाज के विशिष्ट, अनुभवी और बुजुर्ग लोगों की संस्था थी, कुछ हद तक आज के अपर हाउस या राज्यसभा की तरह। समझ गया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस सभा की बैठकों में महिलाओं को भाग लेने और अपनी राय रखने की पूरी आजादी थी। ये सच में हैरान करता है कि हजारों साल पहले वे इतने लोकतांत्रिक और समावेशी थे। बिल्कुल। और क्या उनकी कोई स्थायी सेना होती थी जो हर वक्त सीमाओं पर तैनात रहे? राजा के पास कोई बहुत बड़ी या स्थायी सेना नहीं होती थी। तो युद्ध कैसे लड़ते थे? जब भी कोई युद्ध होता था तो कबीले के आम लोग ही मिलकर लड़ते थे। एक नागरिक सेना की तरह? जी, और लूटे गए माल या संपत्ति, जिसमें मुख्य रूप से गायें होती थी, उसका बंटवारा करने के लिए एक और प्राचीन संस्था थी जिसे विदथ कहा जाता था। विदथ? राजा का सबसे बड़ा काम अपने कबीले और उसकी संपत्ति की रक्षा करना होता था। इसके बदले में जनता अपनी मर्जी और खुशी से राजा को जो उपहार या नजराना देती थी उसे बलि कहा जाता था। बलि? हाँ, ये कोई जबरदस्ती वसूला जाने वाला टैक्स नहीं था, बल्कि एक स्वैच्छिक योगदान था। युद्ध की बात आई है तो मैंने पढ़ा कि ऋग्वेद में किसी बहुत बड़े महायुद्ध का भी जिक्र है, कोई दाशराग्य युद्ध। वो क्या था? ओहो, दाशराग्य युद्ध, इसका मतलब है 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजा? यह प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जा सकता है। ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी यानी आज की रावी नदी? एकदम सही याद रखा आपने। एक तरफ भरत जन यानी कबीले के राजा सुदास थे और उनके सामने 10 राजाओं का एक बड़ा संघ था। अच्छा। जिसमें 5 आर्य और 5 गैर आर्य कबीले शामिल थे। ये एक तरह का प्राचीन विश्व युद्ध था। बाप रे, 10 कबीले एक तरफ और एक कबीला दूसरी तरफ। और इस महायुद्ध में आखिरकार राजा सुदास की जीत हुई थी और इसी भरत जन के नाम पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। ये तो वाकई किसी भव्य हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है। बिल्कुल। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की इतनी गहरी तस्वीर देखने के बाद अब एक आखिरी पहलू को समझना बचता है, धर्म का पहलू। हाँ, इतने व्यावहारिक, युद्ध करने वाले और प्रकृति पर निर्भर रहने वाले ये लोग आखिर धर्म को किस तरह देखते थे? क्या वे जीवन मरण के चक्र से आजादी या मोक्ष पाने के लिए तपस्या करते थे? ये एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है। ऋग्वैदिक काल के लोग मोक्ष, वैराग्य या मुक्ति के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे। तो उनका मकसद क्या था? उनका धर्म बहुत ही व्यावहारिक और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। वे ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र, ढेर सारी गायों, अच्छी फसल, संतानों और युद्ध में जीत की कामना करते थे। मतलब उनका नजरिया आज के दौर की तरह ही बहुत प्रैक्टिकल था कि इस जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। एकदम। भौतिक सुखों के लिए प्रार्थना होती थी। तो वे किन देवताओं की पूजा करते थे? क्या उनके मंदिर होते थे? नहीं, उनकी कोई मंदिर या मूर्तियां नहीं होती थीं। फिर पूजा कैसे होती थी? उन्होंने प्रकृति की उन असीम शक्तियों को ही देवता मान लिया था जो उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थीं। जैसे इंद्र उनके सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता थे। इंद्र ही क्यों? क्योंकि इंद्र बारिश के देवता थे और युद्ध में नेतृत्व करने वाले देवता माने जाते थे। हाँ, कबीले को बारिश और जीत दोनों चाहिए। एक कबीले को क्या चाहिए? खेती और पशुओं के लिए बारिश और दुश्मनों से जीतने के लिए एक ताकतवर सेनापति। बिल्कुल। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। पुरंदर। इंद्र के बाद अग्नि का स्थान सबसे अहम था। अग्नि का काम शायद संदेश पहुंचाना था। बिल्कुल सही कहा आपने। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का मध्यस्थ माना गया। मीडिएटर। हाँ, वे मानते थे कि यज्ञ की अग्नि में जो भी आहुति दी जाएगी वो धुएं के जरिए सीधे देवताओं तक पहुंचेगी। और इसके अलावा कोई और प्रमुख देवता? इसके अलावा वरुण देवता थे, जिन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है प्राकृतिक और नैतिक नियमों का रक्षक। अच्छा। यानी दुनिया में जो कुछ भी नियम से चल रहा है, सूरज का उगना, मौसम का बदलना, वो सब वरुण के अधीन है। प्रकृति का संतुलन। जी। इसके अलावा सोम, जो कि वनस्पतियों के देवता थे, मरुत यानी आंधी तूफान के देवता, और उषा यानी भोर की देवी की भी पूजा होती थी। और क्या ये पूजा पाठ बहुत खर्चीले होते थे?
बिल्कुल नहीं। इस काल में यज्ञ और बलि की प्रथा जरूर थी, लेकिन वे यज्ञ बहुत ही सादे तरीके से होते थे। मतलब कोई तामझाम नहीं। उनमें कोई बहुत जटिल मंत्रोच्चार या कर्मकांड नहीं होते थे। लोग बस आग जलाकर उसमें दूध, घी या अनाज की आहुति दे देते थे। ये तो बहुत ही सरल धर्म था। हालांकि चूंकि वे कबीलों में रहते थे और प्रकृति के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझते थे, इसलिए समाज में कुछ सामान्य अंधविश्वास और टोटके भी प्रचलित थे, जो कि मानव स्वभाव है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऋग्वैदिक काल की जो तस्वीर उभरती है वो वाकई शानदार है। बहुत ही शानदार। ये महज किताबों में दर्ज एक पुराना इतिहास नहीं है। ये एक ऐसे समाज की कहानी है जो प्रकृति के बेहद करीब था, जो खुला और लोकतांत्रिक था, जहां एक इंसान की अहमियत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती थी। जहां महिलाओं को समाज, राजनीति और शिक्षा में बराबरी का दर्जा हासिल था। और यही बात इस कालखंड को इतना प्रासंगिक बनाती है। एक कबीलाई व्यवस्था और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने एक ऐसी न्यायपूर्ण और संतुलित प्रणाली विकसित कर ली थी जो सदियों तक उनका मार्गदर्शन करती रही। ये हमें दिखाता है कि सभ्यता का विकास केवल बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि समाज की सोच से होता है। एकदम सही बात है। और इसी बात से आज की इस चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए। सुनने वालों के लिए ये एक दिलचस्प विचार है। हम आज के दौर में खुद को बहुत आधुनिक और विकसित मानते हैं। हम आधुनिकता को माइक्रोशिप्स, इंटरनेट, गगनचुंबी इमारतों और अंतरिक्ष यानों से नापते हैं। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी सभ्यता के विकसित होने का असली पैमाना तकनीकी गैजेट्स नहीं बल्कि सामाजिक समानता हो, महिलाओं की स्वतंत्रता हो, हर इंसान को उसके कर्म के आधार पर सम्मान मिलना हो और प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल में जीवन जीना हो, तो क्या ऋग्वैदिक काल के वे लोग आज के हमारे समाज से कहीं ज्यादा आधुनिक और उन्नत नहीं थे? वही तो, जो लोग आज से 3500 साल पहले नदियों के किनारे रहते थे, शायद वो असल मायनों में हमसे ज्यादा आजाद और विकसित थे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे विकास की परिभाषाओं को चुनौती देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव